हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजू स्किल इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 8 जर्नल एंड लेजर। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फाउंडेशन चैप्टर है। इसके बेस पे क्लास 12th और आगे जितने भी अकाउंट पढ़ेंगे बहुत ही आसानी से समझ में आने लगेगा। तो हम सबसे पहले समझते हैं जर्नल क्या होता है। याद कीजिए, जब हम आपको अकाउंटिंग प्रोसेस बताया था सबसे पहले, तो उसमें एक रिकॉर्डिंग वर्ड आया था। रिकॉर्डिंग यानी किसी भी ट्रांजेक्शन्स को हम जिस बुक में सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं उसे जर्नल कहते हैं। तो जर्नल यहाँ पे क्या होता है, जर्नल इज अ सब्सिडरी बुक, और इसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। क्यों कहते हैं बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री? क्योंकि जब हमने रिकॉर्डिंग में समझाया था कि बिजनेस के जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं सबसे पहले इसी में रिकॉर्ड की जाती है, इसीलिए इसे बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। इन विच ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? सिक्वेंशियल ऑर्डर में, जैसे डेट वाइज में हम इसे रिकॉर्ड करते हैं सभी ट्रांजैक्शंस को। फॉर्मेट ऑफ जर्नल क्या होता है? तो मैं आपको बताऊं, फॉर्मेट ऑफ जर्नल में इसमें टोटल 5 कॉलम्स होते हैं। सबसे पहले होता है डेट, फिर होता है पर्टिकुलर, और फिर लेजर फॉलियो जिसे हम शॉर्ट में एलएफ भी कहते हैं, फिर डेबिट अमाउंट और फिर क्रेडिट अमाउंट होता है। कोई भी ट्रांजेक्शन्स को हम डेट वाइज यहां पे रिकॉर्ड करते हैं, और जो ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती है उस ट्रांजेक्शन्स की एक ब्रीफ समरी तैयार की जाती है। यहां पे एक ब्रीफ समरी हम लिख लेते हैं। जो भी ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग हम यहां लिखते हैं उस ट्रांजैक्शंस की ब्रीफ समरी तैयार करते हैं, और इस समरी को हम नरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नरेशन। तो अब बताइए, ये नरेशन क्या होता है? नरेशन किसी भी ट्रांजैक्शन का ब्रीफ समरी होता है, और जो ट्रांजैक्शंस यहां पे हम रिकॉर्ड करते हैं उस ट्रांजैक्शंस को जर्नल एंट्री कहते हैं। यानी जर्नल वाले बुक में जब किसी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड की जाती है तो इसे हम जर्नल एंट्री कहते हैं। और नरेशन क्या होता है? नरेशन किसी भी ट्रांजैक्शंस की ब्रीफ समरी होती है। किसी भी ट्रांजैक्शंस की ब्रीफ समरी होती है। क्लियर है बातें? तो आज हम बहुत सारी ट्रांजैक्शंस देखेंगे कि जर्नल जिसमें 5 कॉलम्स होते हैं इस बुक में, तो उसमें किसी भी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बिजनेस में परचेज से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसे रिकॉर्ड करने का तरीका। मैं आपको अभी 4 ट्रांजैक्शंस का एग्जांपल लेके रिकॉर्ड करना सिखाऊंगा, फिर मैं एक ट्रिक बताऊंगा कि परचेज से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसे हम कैसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देना है, यहाँ पे 4 ट्रांजैक्शंस का मैं यहाँ पे सॉल्यूशन लिख रहा हूँ और एक एक ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है गुड्स परचेज फॉर ₹10,000। इसका मतलब ये होता है कि बिजनेस में गुड्स परचेज किया गया है 10,000 रुपए का। क्लियर है? तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे हम। सबसे पहले बिजनेस में परचेज अकाउंट डेबिट होगा टू, अब हमने कैश से परचेज करा है तो हमारा कैश क्रेडिट हो जाएगा। कैश अकाउंट 10,000 का और ये 10,000 का। अगर मैं समरी लिखूं तो यहां पे मैं समरी लिखूंगा बीइंग गुड्स परचेज्ड, और ये हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। क्लियर है बातें? समझ में आया? जब भी गुड्स परचेज की जाती है तो परचेज अकाउंट को हम डेबिट करते हैं। गुड्स परचेज हुई तो परचेज अकाउंट डेबिट, कैश में हुई तो कैश को हम क्रेडिट कर देते हैं। क्लियर है? दूसरा नंबर सेकेंड है हमारा गुड्स परचेज फ्रॉम राम। अब सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, नोटिस करेंगे ट्रांजेक्शन 1 और ट्रांजेक्शन 2 में कि इसमें एक ही डिफरेंस है कि इसमें किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम आ गया है। तो जब किसी पर्टिकुलर का नाम आ जाता है तो हम उसे क्रेडिट ट्रांजेक्शंस कहते हैं, और फिर हमारी जो जर्नल एंट्रीज होती है परचेज अकाउंट डेबिट टू, अब क्योंकि हमने कैश में तो खरीदा नहीं है तो जिससे खरीदा है उनका नाम आ जाएगा, टू राम अकाउंट 8,000 का, और ये भी 8,000 का। समझ में आ रहा है? समझ पा रहे हैं? क्योंकि ये कैश में ट्रांजेक्शन था तो हमने कैश लिखा, क्योंकि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन था तो जिनसे हमने खरीदा उनका नाम लिखा। थर्ड जर्नल एंट्रीज
फर्नीचर परचेज फॉर ₹10,000। अब ध्यान समझना, फर्स्ट ट्रांजेक्शन और थर्ड ट्रांजेक्शन में क्या अंतर है। हमने फर्स्ट में भी परचेज करा था, लेकिन इसमें परचेज गुड्स हुआ है। तो जब गुड्स परचेज होता है तो परचेज अकाउंट को डेबिट करते हैं, लेकिन जब कोई पर्टिकुलर एसेट्स खरीदी जाती है और एसेट्स का नाम आ जाता है तो हम उस पर्टिकुलर एसेट्स को डेबिट करते हैं। दैट इज यहां पे हम लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू ₹10,000। तो हमने कैश में खरीदा है भैया, तो हम कैश में लिखेंगे 10,000 और इसमें भी लिखेंगे 10,000। बात समझ में आ रहा है? फिर से समझिए क्या कहा मैंने। गुड्स परचेज इसमें भी है और इसमें भी परचेज है। इसमें गुड्स परचेज है, तो जब गुड्स परचेज आता है तो परचेज अकाउंट डेबिट होता है, और जब कोई पर्टिकुलर एसेट्स का नाम आ जाता है तो वो पर्टिकुलर एसेट्स यहाँ पे डेबिट होता है। अगर इसकी जगह पे मैशनरी होता तो यहाँ पे हम मैशनरी अकाउंट डेबिट करते हैं, कंप्यूटर होता तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट करते हैं। चलिए फोर्थ पॉइंट में देखते हैं। फोर्थ पॉइंट है बिल्डिंग परचेज। अब देखिए इसमें भी क्या है, एक स्पेसिफिक एसेट्स का नाम आ रहा है, बिल्डिंग परचेज। तो आपको समझ में आ गया कि बिल्डिंग अकाउंट डेबिट होगा। तो चलिए जी ये हम आपके लिए करते हैं। फोर्थ, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो गया। ओके, फ्रॉम मोहन। अब देखो फिर से वही कहानी, नाम आ गया है, नाम स्पेसिफिक पर्सन का नाम आ गया है। तो ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स है, हमने कोई कैश दिया ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे टू मोहन अकाउंट, हमने मोहन से खरीदा है। क्लियर है बातें? 12,000 और ये 12,000। तो मैंने यहाँ पे परचेज की एक ब्रीफ समरी तैयार कर ली है कि जितने भी परचेज से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होते हैं उसकी जनरल एंट्रीज कैसे करते हैं, इसका मतलब इसकी रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं, तो उसकी एक ब्रीफ समरी तैयार करके मैं आपको समझा रहा हूँ। परचेज देखो दो तरीके का होता है, या तो आप कोई गुड्स खरीद रहे होंगे या कोई भी बिजनेस में एसेट्स खरीद रहे होंगे, पर्टिकुलर एसेट्स का नाम आ जाएगा। क्लियर है बात है? ये आपको ट्रांजेक्शन्स में लिखा हुआ दिखेगा। अब इस गुड्स में भी दो चीजें, अगर गुड्स के परचेज में किसी व्यक्ति का नाम आ रहा है तो आप ऑटोमेटिकली समझेंगे कि वह क्रेडिट टाइप के परचेज हैं, यानी उधार में खरीदे गए हैं। क्लियर है? लेकिन अगर नाम नहीं आता है, कैश का नाम आता है या फिर इसी में बैंक का नाम आता है, तो आप समझेंगे ये कैश ट्रांजेक्शन्स है। बात समझ में आ रहा है? तो गुड्स की जो परचेज होती है दो तरीके की होती है, एक कैश परचेज और दूसरा क्या होता है, क्रेडिट परचेज होता है। क्लियर है बातें? कैश और बैंक में अगर ना भी बोला जाए तो भी हम मानेंगे ये कैश परचेज है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का नाम आ जाता है तो ये क्रेडिट परचेज है। अब ऐसे सिचुएशन में हम रिकॉर्डिंग कैसे करते हैं वो समझिए। दोनों केस में हमारा परचेज अकाउंट डेबिट होता है, क्लियर है बातें? देख रहे हो दोनों में परचेज अकाउंट डेबिट है। ओके, क्योंकि इसमें कैश जाता है हमसे तो कैश अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, और इसमें किसी व्यक्ति से हम ले रहे होते हैं तो उस व्यक्ति का नाम आता है और उस व्यक्ति को हम जो रिकॉर्ड करते हैं उसे हम क्रेडिटर कहते हैं। ये शायद कभी हमने आपको स्टार्टिंग में जब टर्म समझाया था तो आपको बताया था इसमें। क्लियर है बातें? समझ में आ रहा है? सिमिलरली जब पर्टिकुलर कोई एसेट्स खरीदते हैं तो वो भी दो तरीके का एसेट्स खरीदते हैं, एक कैश में और दूसरा क्रेडिट पे। जब किसी क्रेडिट पे खरीदते हैं तो उसका नाम आता है, और जब हम कैश पे खरीदते हैं तो या तो कैश लिखा होगा या फिर नहीं लिखा होगा। ओके, इसमें भी देखो एसेट्स अकाउंट डेबिट और एसेट्स अकाउंट डेबिट, ये दोनों में एसेट्स अकाउंट को डेबिट कर रहे हैं हम। लेकिन फर्स्ट में क्योंकि कैश या बैंक हमारे जेब से जा रहा होता है तो हम कैश को क्रेडिट करते हैं, और इसमें किसी व्यक्ति का नाम आता है जो बिजनेस में क्रेडिटर ट्रीट होता है। क्लियर है बातें? तो इस तरीके से आप परचेज से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। क्लियर है? आई होप आपको परचेज से रिलेटेड के सभी ट्रांजैक्शन समझ में आ रहे होंगे। ओके, अब हम करेंगे सेल्स से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शंस को। ओके, देखिए मैंने यहाँ पे 6 ट्रांजैक्शंस लिखे हैं ताकि मैं समझा पाऊँ कि आप सेल्स से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसे हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने लिखा है गुड्स सोल्ड फॉर ₹10,000। अच्छा, मैंने अभी अभी कहा कि अगर कुछ ना लिखा हो तो हम क्या मानेंगे, कैश में ना। तो ये हमने
कैश में सेल करा है, गुड्स सोल्ड फॉर ₹10,000, यहां किसी का नाम भी नहीं है तो हम ये समझेंगे कैश में सेल करा है, हमने सामान बेचा और वहां से पैसे आ गए। क्लियर है बातें? तो ऐसे सिचुएशन में हम ट्रांजैक्शन लिखते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। कितने रुपीज का? 10,000 और ये भी हमारा आएगा 10,000। क्लियर है बात है? कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड जनरल एंट्री समझते हैं। गुड्स सोल्ड टू रामू, अब यहां पे देखना है किसी का नाम आ गया है, यानी अब हमने कैश में सेल नहीं करा है, क्रेडिट पे सेल करा है, किसी व्यक्ति को बेचा है, तो जिस व्यक्ति को हम बेचते हैं उसका यहां पे नाम आ जाता है, रामू अकाउंट डेबिट टू सेल। अच्छा, कितने रुपए का बेचा है हमने? 6,000 रुपए का, तो ये भी हमारा 6,000 और ये हमारा 6,000 आएगा। समझ में आ रहा होगा अब तो? ओके। थर्ड, बिल्डिंग वर्थ ₹20,000 वर्थ सोल्ड। अब यहां एक पर्टिकुलर एसेट्स का नाम आ गया, तो अब हम यहां पे सेल नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? बिल्डिंग बेचा है तो हम बिल्डिंग का नाम लिखेंगे। अच्छा, वर्थ ₹20,000 वर्थ सोल्ड, कैश अकाउंट डेबिट, बेचा है तो पैसा मेरे पास आया होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू, अब ध्यान समझना यहां सेल नहीं लिखेंगे, यहां पे अब जो आएगा वो बिल्डिंग अकाउंट आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पे समझाते हैं, अभी अभी हमने बताया कि गुड्स जब खरीदी जाती है तो परचेज अकाउंट होता है, और जब कोई पर्टिकुलर एसेट्स खरीदी जाती है तो उस एसेट्स का नाम होता है। सिमिलरली जब गुड्स बेची जाती है तो सेल्स का नाम आता है, लेकिन जब कोई पर्टिकुलर एसेट्स बेची जाती है तो उस एसेट्स का नाम आता है। बात समझ में आ रहा है यहाँ पे? ओके। तो हमने कितने में बेच दिया था? 20,000 में और 20,000 में बेच दिया। क्लियर है बातें? ओके। फोर्थ जनरल, फर्नीचर वर्थ ₹10,000 वर्थ सोल्ड टू सोमू, हमने सोनू को 10,000 में फर्नीचर को बेच दिया, सोनू को, यानी एक पर्टिकुलर नाम आ गया। तो अब क्योंकि कैश तो हमारे पास आया नहीं, हमने किसी को बेचा है, उसका नाम सोनू है, तो सोनू अकाउंट डेबिट कर देंगे, सोनू अकाउंट डेबिट टू, क्या बेचा है हमने? फर्नीचर, तो बस पर्टिकुलर एसेट्स का नाम आ जाएगा यहाँ पे, फर्नीचर अकाउंट। कितने का? हमने बेचा है 10,000 रुपए का, तो यहाँ पे 10,000 रुपए आ जाएंगे। ये बात समझ में आ रहा है आपको? ओके। क्लियर है बातें यहां तक? ठीक है। फिफ्थ जनरल समझना है। फिफ्थ क्या कहता है? गुड्स कॉस्टिंग 5,000 वर सोल्ड फॉर ₹6,000। अब एक बात बताओ, यहां पे कह रहा है कि गुड्स की जो कॉस्ट थी वो 5,000 की थी, लेकिन हम उसे 6,000 में बेच दिए। जब कोई गुड्स जितने रुपए की बिकती है उसी अमाउंट पे रिकॉर्ड करते हैं। तो आप सिंपल सा ये कहानी समझो कि इसको ये 5,000 का भूल जाओ, गुड्स सोल्ड फॉर ₹6,000, तो ये एक नंबर वाली जैसी हो गई कि गुड्स 6,000 रुपए में बिक गई। तो जैसे यहां पे एंट्री हुई थी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, उसी तरीके से वहां पे भी होगी, सिर्फ अमाउंट 6,000 और ये 6,000 आएगा। ये 5 नंबर की एंट्री है। बात समझ में आया? 6 ट्रांजेक्शंस है। मशीन पर्टिकुलर एसेट्स, ओके, कॉस्टिंग 13,000 वर सोल्ड टू रमेश फॉर 16,000। अब यहां पे समझने वाली बात है कि इन दोनों में डिफरेंस समझना है। जब कोई गुड्स बेची जाती है तो उसकी रिकॉर्डिंग सेल प्राइस पे होती है, लेकिन उसमें प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करते। लेकिन जब कोई पर्टिकुलर एसेट्स को बेचा जाता है तो उसकी रिकॉर्डिंग हम सेल पे भी करते हैं और उसमें होने वाले प्रॉफिट को भी रिकॉग्नाइज करते हैं। कैसे? देखो ध्यान से, हमने किसको बेचा पहले? रमेश। तो यहां तो इस क्लियर हो गया कि हमें कैश नहीं मिला है, हमने किसी रमेश को बेच दिया है। तो यहां पे क्लियर होगा कि रमेश अकाउंट को तो हम डेबिट करने वाले हैं, रमेश अकाउंट डेबिट। ओके, क्या बेचा है? हमने मशीन को बेचा है, तो यहां पे आएगा टू मशीन अकाउंट, टू मशीन अकाउंट आएगा। क्लियर है बातें? टू क्या आएगा? मशीन अकाउंट।
अब ध्यान समझना, रमेश को कितने में बेचा है हमने? 16,000, बट मशीन कितने की थी? 13,000। अब यहां पे हम प्रॉफिट रिकॉग्नाइज करेंगे टू, यहां पे जो बैलेंसिंग फिगर दिखेगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 3,000 का, ये आपका प्रॉफिट शो होगा। ये आपका क्या शो हो रहा होगा? प्रॉफिट शो हो रहा होगा। क्लियर है बातें? समझ में आ रहा है? अब आप कहोगे सर ऐसा क्यों रिकॉग्नाइज करा आपने यहां पे तो नहीं करा प्रॉफिट रिकॉग्नाइज, यहां पे आपने प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर लिया। तो बच्चों ऐसे है कि जब कोई एसेट्स बेचते हैं और उसमें कोई प्रॉफिट या फिर कोई लॉस होता है तो हम उसे रिकॉग्नाइज करते हैं, लेकिन जब सिंपल सा गुड्स बेचते हैं तो वो जनरल सेल होता है, उसे हम जनरल सेल अमाउंट पे ही रिकॉर्ड करते हैं। अगर यहां पे 13,000 कॉस्ट था और ये 10,000 में बिक जाता तो हमें 3,000 का लॉस होता, फिर ये 3,000 प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट ना जाके डेबिट में होता। तो कैसे होता जनरलिटीज वो समझिए। मैं यहां पे एक केस बना रहा हूं, अगर ये 10,000 में बिक रहा होता तो उसकी जो रिकॉर्डिंग होती और 6 वाला है रमेश अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। मशीन जो है हमारा 13,000 का है, मशीन हमारा 13,000 का है, लेकिन रमेश को बेचा है हमने सिर्फ और सिर्फ 10,000 में। तो यहां पे जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होगा डेबिट, वो होगा 3,000 रुपये का। ये बात समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ये आपका लॉस दिख रहा होगा। ये क्या दिख रहा होगा? लॉस दिख रहा होगा। क्लियर है बातें? समझ में आ रहा है चीजों को? ठीक है। अब हम लोग एक परचेज की तरह ही सेल की भी एक ब्रीफ समरी तैयार करके बताते हैं कि जब सेल से रिलेटेड जितने भी ट्रांजैक्शंस होंगे उसकी रिकॉर्डिंग किस किस ट्रिक से करते हैं और किन किन बातों का ध्यान देते हैं। ओके, क्लियर है बातें यहां पे? ओके। सेल भी दो तरीके के होते हैं, एक या तो हम किसी गुड्स का सेल कर रहे होते हैं या फिर कोई एनी पर्टिकुलर एसेट्स को बेच रहे होते हैं। ठीक है, जैसे परचेज में था कैश ट्रांजैक्शंस और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस, तो यहाँ भी हम कैश में बेच रहे होते हैं या फिर क्रेडिट में बेच रहे होते हैं, यानी कैश सेल और उधार पे जो हम सेल बेचते हैं वो भी है। जब हम कैश सेल करते हैं, अच्छा देखो दोनों सिचुएशन में जब गुड्स सेल होता है तो दोनों सिचुएशन में टू सेल है। क्लियर है बातें? दोनों सिचुएशन में हमारा क्या हो रहा है? टू सेल है दोनों सिचुएशन में। ओके, अगर कैश या बैंक मेरे पास आता है तो कैश अकाउंट डेबिट करते हैं। अगर हम किसी को बेचते हैं यानी उसका नाम आ गया, अब बिजनेस में उस नाम को हम डेटर से ट्रीट करते हैं उनको, तो अगर किसी का नाम आ गया तो यहां पे उस नाम अकाउंट को डेबिट कर देंगे, यानी डेटर अकाउंट को डेबिट कर देंगे। डेटर कौन होता है ये मैंने बताया था अकाउंटिंग टर्म्स में चैप्टर 2 में कि जिसे हम क्रेडिट पे सामान बेचते हैं उस व्यक्ति को बिजनेस की बुक में डेटर बोलते हैं, तो उस व्यक्ति का यहां पे नाम आ जाएगा। क्लियर है? सिमिलरली जब किसी भी पर्टिकुलर एसेट्स को बेचा जाता है तो उसे भी दो तरीके से बेचते हैं, या तो हम कैश में बेच रहे होते हैं या फिर किसी व्यक्ति को बेच रहे होते हैं, यानी उधार में बेच रहे होते हैं। यहां पे देखना है कि दोनों को हमने एसेट्स लिखा है, इसका मतलब यहां पे जो सेल आ रहा था सेल नहीं आएगा, क्योंकि यहां पे पर्टिकुलर एसेट्स बेचा है हमने, तो यहां पे एसेट्स का नाम आएगा। जैसे हमने बिल्डिंग बेच दिया तो टू बिल्डिंग, फर्नीचर बेच दिया टू फर्नीचर, कंप्यूटर बेच दिया टू कंप्यूटर, मशीन बेच दिया टू मशीन, ये आएगा। अगर हमने कैश में बेचा है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा। अगर हमने किसी व्यक्ति को बेचा है तो उसका नाम आ जाएगा, यहां पे डेटर अकाउंट मैंने लिखा है, उस डेटर का नाम आ जाएगा यहां पे। क्लियर है बातें? अब जो बहुत ही इंपॉर्टेंट समझने वाला बात वो ये कि इसमें जो प्रॉफिट होता है हम ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि इसे सेल अमाउंट पे ही हम रिकॉर्ड करते हैं। बट क्योंकि ये पर्टिकुलर एसेट्स है, अलग फीचर्स है इसका, तो इसमें दोनों सेल में या तो कैश सेल या फिर क्रेडिट सेल, दोनों सेल में हमारा प्रॉफिट और लॉस कितना आया है ये पता करना होता है और उसे रिकॉर्ड भी करनी होती है। कैसे? अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। अगर बेचने में लॉस हो गया है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर देंगे। इसे अभी हम एक एग्जाम्पल से, जो अभी हमने एग्जाम्पल लिया था उससे रिलेट करके देखें कि अगर प्रॉफिट होता है तो क्रेडिट कैसे करते हैं। देखिए
सबसे पहले हमने यहां पे देखा था कि 16,000 का सेल किया तो इसमें प्रॉफिट हो गया था 3,000, तो हमने यहां पे टू प्रॉफिट एंड लॉस लिखा था, प्रॉफिट यानी ये क्रेडिट करा था। क्लियर है। लेकिन जब मैंने एक दूसरा सिचुएशन बताया था कि हमने सेल 10,000 में करा, 6,000 में ना कर 16,000 में ना करके 10,000 में किया है, 13,000 का एसेट्स, तो यहां पे 3,000 का लॉस हो गया था। तब उस केस में हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करा था। तो यहां पे प्रॉफिट होने पे क्रेडिट करते हैं, टू के साइड ले जाते हैं, और लॉस होने पे डेबिट करते हैं यानी डेबिट के साइड ले जाते हैं। तो ये लॉस के केस में डेबिट और प्रॉफिट के केस में क्रेडिट। ये समझ में आया आपको। तो सेल्स से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स थी वो उसकी हमने एक समरी बता दी है। अब कुछ स्पेशल केस की ट्रांजैक्शंस होती हैं जिसके अंदर आपको डिस्काउंट से रिलेटेड बातें और भी बहुत सारी चीजें हैं, जो आपको रिबेट क्या होता है ये सब चीजें आपको मिलेगा, और बहुत सारे स्पेशल केसेस देखने को मिलेंगे। तो वो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे और